गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, मैं समझता हूं कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जानी चाहिए। आज मैं बात करूंगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में। जहां तक मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर चलता है, जरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम को आप ध्यान से देखिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? वास्तव में इससे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिस्क फैक्टर्स, जो हम ज्यादा रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, ये 4 हैं। ये एक्सेस एब्डोमिनल फैट है, जिसे आप तोंद के नाम से जानते हैं। ये हायर ब्लड प्रेशर है, ये अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल है या अनहेल्दी बॉडी लिपिड्स हैं, ये आपका अनहेल्दी ब्लड प्रेशर है या हायर ब्लड प्रेशर है। जब ये 4 फैक्टर सामने होते हैं तो वास्तव में ये आपका रिस्क बढ़ाते हैं कि आपको बहुत सारी हेल्थ की इश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हेल्थ की हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो। तो जहां तक रिस्क का सवाल है, अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो ये आपको रिस्क में खड़ा करता है डायबिटीज की, रिस्क में खड़ा करता है हार्ट डिजीज की, और रिस्क में खड़ा करता है फॉर वेस्कुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली एथेरोस्क्लेरोसिस। एक्चुअली जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये बहुत सारी चीजों की जड़ में बैठी हुई प्रॉब्लम है, जो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस को कॉमन टर्म में बोला जाता है हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, या आर्टरी का कड़ा या स्टिफ हो जाना। ये होता तब है जब हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये जो सब मटेरियल है, ये हमारी जो धमनियां होती हैं उसकी दीवार में जाकर चिपकने लगते हैं। जब ये चिपकने लगते हैं तो वास्तव में हमारी जो धमनी है, उसमें से जो ब्लड बहता है, उसके लिए जो रास्ता है वो हमेशा नैरो हो जाता है। ये नैरो होने के अलावा जो आर्टरीज हैं वो हल्की सी बंद भी होने लगती हैं, ये ब्रिटल भी होने लगती हैं। और चूंकि ये ब्रिटल होने लगती हैं, और जो जहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है या जहां पे ये इस तरह का एरिया होता है, तो वहां की जो वॉल है वो हल्की सी डैमेज हो जाती है। चूंकि ये डैमेज होगी तो ये रफ हो जाएगी, चूंकि रफ हो जाएगी तो उसके ऊपर क्लॉट बनने का हमेशा खतरा पैदा हो जाएगा। जैसे ही ये क्लॉट बनेगा तो ये जो धमनी है ये वास्तव में पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अगर ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी तो जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। तो जो क्लॉट फॉर्मेशन है ये वास्तव में आपको हार्ट अटैक लेके आता है या ब्रेन के स्ट्रोक को लेके आता है। ये आता ही इसलिए है क्योंकि आपकी जो धमनी है, धमनी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस जो थी, जो प्लेक्स बने हुए थे, जिसके चलते जो आपकी आर्टरी है जो नैरो हो गई थी, उसके अंदर क्लॉट बना, और क्लॉट ने जैसे ही रास्ता बंद किया तो आपको या तो हार्ट अटैक आएगा या आपको ब्रेन का स्ट्रोक आ जाएगा। अगर हम डेटा को देखें जो कि अवेलेबल है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, उनको ध्यान से देखें, कर यूएस के डाटा को हम देखें विच वाज पब्लिश्ड इन 2019, जो हार्ट डिजीज है इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूएस। दैट इज ऑल्सो ट्रू इन इंडिया ऑल्सो। अगर हम ध्यान से देखें वहां की जो स्टडीज, उसने बोला कि ऑन एन एवरेज 1.5 मिलियन अमेरिकन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 लाख अमेरिकन को हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक होता है एवरी ईयर। इन इस 15 लाख लोगों में से 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनकी इसके चलते डेथ हो जाती है। लाइकवाइज अप्रोक्सीमेटली 8 लाख लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होने का डर रहता है बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। ऐसा भी माना जाता है कि बियॉन्ड द एज ऑफ 65 ईयर्स, बियॉन्ड द एज ऑफ 65 ईयर 68% लोगों की जो डेथ है वो वास्तव में हार्ट की प्रॉब्लम से हो जाती है, अगर उन्हें डायबिटीज मेलाइटस है तो। इसका मतलब यह है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस एंड हार्ट डिजीज, ये एक पूरा का पूरा सीक्वेंस है जो एल्डरली एज में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी की एक पिक्चर है, उसको लेके चलता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम इतना रिस्की है लाइफ के लिए, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, उसको पहचानने की जरूरत है। उसको पहचानना है तो इन 4 चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। कहीं आपके पेट के ऊपर एक्सेस एब्डोमिनल फैट तो नहीं है, कहीं आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ तो नहीं है, कहीं आपकी ब्लड शुगर ऊपर की तो नहीं है, कहीं आपका जो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का लेवल है वो अनहेल्दी तो नहीं है। क्योंकि इनके एक एक चीजों को फोकस करके आप अगर उनको ट्रीट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बाहर आ जाएंगे। अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बाहर आ जाएंगे तो ये जो बड़ी बड़ी डिजीजेस लाइक डायबिटीज, ब्रेन स्ट्रोक, इनकी जो मैंने बात की, या हार्ट डिजीज, इनकी जो मैंने बात की, इनके रिस्क से आप बाहर हो जाएंगे। अगर इनके रिस्क से बाहर होंगे तो एक लाइफ का जो रिस्क है वो आपके ऊपर से अलग हो जाएगा।
ना अगर हम ट्रीटमेंट को ध्यान से देखें तो गोल सिर्फ इतना है कि हमें अपनी ब्लड वेसल्स को बचाना है, हमें हार्ट डिजीज को बचाना है, हमें डायबिटीज को प्रिवेंट करना है। तो हमें ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें हार्ट डिजीज से बाहर निकलना है या बचाना है, यानी हमें डायबिटीज से बच के चलना है। दैट बेसिकली इज द गोल। अगर हम इस गोल की तरफ को ध्यान से देखें तो हमारे पास में वास्तव में तीन ही रास्ते हैं। हमारी जो हेल्थ है उसमें जो ईटिंग है इट हैज टू बी हेल्दियर। अगर आप हेल्दियर ईटिंग की तरफ जाएंगे तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इंसिडेंस कम हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज बढ़ाएंगे तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो इंसिडेंस है वो कम हो जाएगा या आप उससे बाहर निकल आएंगे। अगर आपकी जो हैबिट्स हैं ऑन एंड एवरेज अगर ये हेल्दी हो जाती हैं तो ये पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बाहर आ जाएंगे। और एक बार आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आए, आपने अपने रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट किया, तो वास्तव में जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनकी मैंने बात की, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक की एक पॉसिबिलिटी हो, इनसे आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो एक एथेरोस्क्लेरोसिस की जो टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ आती है। नाउ लुक एट द लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको जरूरत है मेटाबॉलिक सिंड्रोम से निकलने के लिए। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब देयर आर दो टू ऑप्शंस, एक्सरसाइज इज द राइट वे टू कम आउट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वास्तव में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है आपके वेट को कम करता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपका वजन नहीं भी कम होता है तो भी एक्सरसाइज के कारण आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेटर हो जाता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस नीचे आ जाता है, तो आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बेटर हो जाता है, और अगर आपको डायबिटीज डेवलप हो रही है तो नहीं होती है, और है तो उसका कंट्रोल बेटर हो जाता है। तो नहीं भी वेट लॉस होता है तो भी ये सब पैरामीटर्स एक्सरसाइज से हमेशा कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही दिन एकदम मैराथन दौड़ने की जरूरत है। वास्तव में आपको स्लोली स्टार्ट करने की जरूरत है, इन धीरे धीरे उसको बढ़ाने की जरूरत है, बट एक्सरसाइज आपको रोज करना चाहिए। साइंस ये रिकमेंड करती है कि आप एक्सरसाइज में अपना लेवल ऑफ कंफर्ट पहचानिए, और लेवल ऑफ कंफर्ट पहचान कर उतनी एक्सरसाइज करिए जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। नाउ आपका जो डाइट है उसमें बहुत बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट होनी चाहिए। जब मैं हेल्दी डाइट की बात करता हूं तो आपको इस फैक्ट को समझने की जरूरत है। आपकी जो डाइट है उसमें वास्तव में कोलेस्ट्रॉल इंड्यूसिंग या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड फूड वो कम होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में आपको हेल्प करेंगे। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे की तरफ आएगा। नाउ अगर हम डाइट को ध्यान से देखें तो डाइट में आप इन चीजों को ध्यान से देखिए। आपकी जो डाइट है उसमें जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उनकी मात्रा कम से कम होनी चाहिए, उनमें ट्रांस फैट की मात्रा लगभग नहीं होनी चाहिए, उसमें साल्ट की मात्रा कम होनी चाहिए, एंड वो फूड जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उनकी जो अमाउंट है वो कम होना चाहिए। आपकी जो डाइट है उसमें फ्रूट्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, उसमें लीन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, आपको बीन्स यूटिलाइज करना चाहिए, आपको लो फैट डेयरी यूटिलाइज करना चाहिए, आपको होल ग्रेन्स यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आप इस बैलेंस को बनाते हैं डाइट में तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उससे निकलने में डेफिनेट मदद मिलेगी। देयर आर टू डाइट्स जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रेकमेंड की गई हैं। वन इज द मेडिटेरेनियन डाइट, अनदर वन इज द डैश डाइट। दोनों की दोनों जो डाइट के प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ इस चीज पर एम्फेसाइज करती हैं कि आपको गुड फैट्स लेने की जरूरत है। जो गुड फैट्स हैं वास्तव में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ये मिलते हैं हमको इस चीजों से जैसे कि ऑलिव ऑयल होता है। एंड आपको अपनी डाइट में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। जहां तक कार्बोहाइड्रेट्स का सवाल है कि इंडिया जैसे कंट्री में हमारी जो डाइट है इट्स अ वेरी कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट डाइट। इट इज बेसिकली डाइट विच इज पुअर इन प्रोटीन्स। तो शायद हमें अपनी डाइट में प्रोटीन्स को ऊपर करने की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स को और बैलेंस करने की जरूरत है, इन मोनो अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। आपको अपना वेट लूज करने की जरूरत है। वेट लॉस को और ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और अपनी डाइट को ठीक करते हैं तो जो वेट लॉस है इज सपोज्ड टू बी द की गोल। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें आपको हेल्प नहीं मिलती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जितने भी अलग अलग आयाम हैं उनमें सब में आपको मदद मिलती है अगर आप वेट लूज कर लेते हैं तो। जहां तक स्मोकिंग का सवाल है, स्मोकिंग वास्तव में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर में से नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि स्मोकिंग आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाती है,
ब्लड वेसल्स को प्रॉब्लम में डालती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। तो ऑन एन एवरेज अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो आपको स्मोकिंग इसलिए बंद करना चाहिए ताकि बाकी रिस्क फैक्टर को आप अननोइंगली एनहांस ना करें, सो दैट आपको और दूसरी प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन अगर सभी लाइफस्टाइल आपने फैक्टर्स ठीक किए, उसके बावजूद भी आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो शायद आपको मेडिकेशंस की जरूरत है, शायद आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी ना। ये कौन सी दवाइयां हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी आपको? बिकॉज मेडिसिन जो है ये वास्तव में आपका जो रिस्क है उसको रिड्यूस करती हैं, ये रिस्क को रिड्यूस करती हैं ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। जो मेडिसिन हम नॉर्मली यूज करते हैं आपके लिए, उनको देखिए, ये अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ है तो आपको वास्तव में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दी जाएंगी जो ब्लड प्रेशर कम करेंगी। जो मोस्टली जो मेडिसिन हम यूज करते हैं फॉर ब्लड प्रेशर, ये इन्हीं 5 कैटेगरी में आती हैं। नंबर 1 इज द एस इनहिबिटर्स जो हम यूटिलाइज करते हैं। नंबर 2 इज द एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिटर्स जो हम यूटिलाइज करते हैं। नंबर 3 आर द डायूरेटिक्स या यूरिन के मेडिसिन हैं जिन्हें हम यूटिलाइज करते हैं। नंबर 4 इज द बीटा ब्लॉकर्स जिन्हें हम यूटिलाइज करते हैं। इन 5th ग्रुप इज दैट देयर आर सर्टेन अदर एंटी हाइपरटेंसिव्स आल्सो। अगर आप बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो उन मेडिकेशंस को भी हम यूटिलाइज करते हैं। अगर आपका ब्लड का लिपिड ऊपर की तरफ है, अगर आपका एचडीएल एलडीएल अल्टर्ड है, आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर की तरफ है, तो उसको नीचे करने के लिए हम कुछ मेडिसिन को यूटिलाइज करते हैं। नंबर 1 जो हम यूटिलाइज करते हैं इज द स्टैटिन्स। ये बहुत सारे नाम से आते हैं, बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। हम यूज करते हैं नायासिन, हम यूज करते हैं बाइल एसिड रेजिन्स, कभी कभी हम फाइब्रेट्स या कुछ उस तरह के रिलेटेड ड्रग्स भी यूटिलाइज करते हैं टू रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपका ब्लड शुगर ज्यादा है तो इट इज ट्रू दैट आपको कुछ मेडिकेशंस यूटिलाइज की जाएंगी। आपको हम कुछ मेडिसिन देते हैं जो आती हैं इन द नेम ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। जब हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की बात करते हैं तो फोरफ्रंट या फ्रंट रनर जो है इज द मेटफॉर्मिन। हम वास्तव में उस तरह की मेडिसिन यूज करते हैं जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को ऊपर की तरफ करती हैं या बेटर करती हैं। तो इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं, उनमें मेटफॉर्मिन सबसे ऊपर आती है। लेकिन और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जैसे पायाग्लिटिजॉन है, रोजिग्लिटिजॉन है। मतलब दीज आर द काइंड ऑफ मेडिसिन जो हम यूज करते हैं सो दैट आपकी इंसुलिन जो सेंसिटिविटी है वो ऊपर की तरफ आए। चूंकि इस पूरे के पूरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक रिस्क फैक्टर हमेशा खड़ा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के चलते हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी या ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, तो हम वास्तव में आपका जो कोएगुलेशन मैकेनिज्म है या खून जमने की प्रक्रिया है उसको ठीक रखना चाहते हैं और आपको हार्ट अटैक से बचाना चाहते हैं, स्ट्रोक से बचाना चाहते हैं। तो इसलिए आपको कभी लो डोज एस्पिरिन भी दी जाती है। जो लो डोज एस्पिरिन दी जाती है उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि खून जो है ना वो थोड़ा सा पतला रहे। अगर खून पतला रहेगा तो खून के थक्के बनने की संभावना कम होगी, और खून के थक्के बनने की संभावना कम होगी तो हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक दोनों के दोनों होने की संभावना कम होगी। तो ये जो मेडिसिन हैं वो हमें यूज तो करनी पड़ती है, लेकिन ये बात सही है कि जो मेडिसिन हैं वो आपको हेल्प करती हैं, लेकिन मेडिसिन के अपने नुकसान हैं, अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो कुछ भी मेडिसिन स्टार्ट करने के पहले आप अपने डॉक्टर से बात करें। इसका मतलब यह है कि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है अगर अनफॉर्चुनेटली आपको डेवलप हो रहा है तो आपके पास में 2 ही ऑप्शंस हैं। 1, आपको ध्यान देना है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स, उनसे आप कितना इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बावजूद भी आपको लगता है कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, इन शायद आपको मेडिकेशन की जरूरत है। मेडिकेशन इन 4 ही एरियाज में आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो, आपके ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है तो, और अगर आपके लिपिड्स कंट्रोल नहीं है तो, और अगर ये सब चीजें कंट्रोल नहीं है तो शायद आपको लो डोज एस्पिरिन की भी जरूरत पड़ेगी सो दैट आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक कम हो जाए। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।